हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यून में। आज हम बात करने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट का सेट नंबर 47। अगर आपने इससे पहले बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बाकी के सेट्स को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इसमें होमवर्क भी देखेंगे, कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। तो यहाँ से पढ़ लेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 58 में देखने को मिलेगा। ठीक है। ज्योग्राफी में बात करें तो भारत के परिवहन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें जो कि पढ़ने को मिलेंगी और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पेज नंबर 110 में देखने को मिलेगा। पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में रिवीजन के तौर पे हम चल रहे हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पेज नंबर 161 में देखने को मिलेगा। देखिए, बायोलॉजी हमारा लास्ट जब खत्म ही होने वाला है, और यहाँ पे मैं विविध दे रहा हूँ। विविध में चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार दिए गए और साथ ही साथ चिकित्सा उपकरण दिया गया, तो आप इसको भी पढ़ेंगे। पेज नंबर 264 में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भारत के शेयर सूचकांक और महत्वपूर्ण तथ्य, पेज नंबर 137, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये रहने वाला है कल का होमवर्क, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में क्या हुआ? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी 1848 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 से ये संबंध रखता है। क्लियर। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो जो ये कह सकते हैं कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस, इन्होंने 1793 में स्टार्ट किया था स्थायी बंदोबस्त। 1793, 1919, 1793। और यहाँ पे अगर हम बात करें सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था 1798 में। तो यहाँ पे हम बाद का कह सकते हैं कि 1905 सबसे बाद का है, करजन के समय में बंगाल का विभाजन। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1882 में हंटर आयोग का गठन विलियम हंटर की अध्यक्षता में किस वायसराय के समय में हुआ था? 1882 में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल करजन के समय में विश्वविद्यालय आयोग का गठन थॉमस रैले की अध्यक्षता में कब की गई थी? विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था कब? 1902, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया जिसका परिणाम विजयनगर साम्राज्य का पतन था? तालीकोटा का युद्ध, और ये लड़ा गया था कब? 1565 में। नेक्स्ट वन है कि 1760 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी? बताइए। यहाँ पे सही आंसर होगा वांडीवास का युद्ध। ठीक है। वांडीवास कहाँ पे? तमिलनाडु। 1944 में जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में सर्जेंट आयोग का गठन किससे संबंधित है? यानी सर्जेंट आयोग का संबंध जो किससे है? सर्जेंट आयोग का संबंध हम कह सकते हैं कि शिक्षा के विकास से था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचयिता है? रचयिता निम्नलिखित में से किसकी है? यानी गोल्डन थ्रेशोल्ड है जो किसका कविता संग्रह है? तो ये कह सकते हैं सरोजनी नायडू जी का, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की झूम है एक। बताइए कि झूम क्या है? तो झूम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ पे ये कृषि का एक तरीका होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए कि जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा कि बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है केरल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा केरल।
अगला प्रश्न कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक या फिर सबसे ज़्यादा है किस राज्य में? रेगुड़ मिट्टी जो कि हम काली मिट्टी को ही कहते हैं, ठीक है, तो काली मिट्टी सबसे अधिक कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। जल्दी से कमेंट करते रहिए क्वेश्चंस। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो गुड़गांव, ठीक है, जिसको वर्तमान में हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य के रूप में हम कह सकते हैं मिजोरम एवं केरल, ठीक है। सबसे अधिक केरल होता है, सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि मिजोरम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था लोनार झील जो है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ लोनार झील को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा भी गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम कह सकते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात भी आप याद रख सकते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो पूर्वी तट के अंतर्गत ये आएंगे कोरोमंडल तट, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू जो बुखार होता है वो किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। और जबकि मलेरिया जो होता है वो परजीवी के कारण होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? एक तरफ रोग है और एक तरफ जिनके कारण ये होता है वो आपके साथ मैच करना है। तो चलिए हम इसको एक एक करके मैच करके देखते हैं। देखिए फ्लेग जो होता है हम इसको कह सकते हैं कि जीवाणु के कारण होता है। तो ए का कहाँ पे मिल रहा है? जीवाणु 4। ए का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। एड्स आपको पता है एड्स विषाणु के कारण होता है, बी का 3 के साथ देखिए मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गंजापन हम कह सकते हैं कि गंजापन जो होता है वो कवक के कारण होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ, ठीक है, परिजीवी या फिर प्रोटोजोआ कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए। पानी में घुलनशील विटामिन के रूप में हम लोग जानते हैं कि बी और सी पानी में घुलनशील होता है, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। जबकि वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रबी की फसल के अंतर्गत चना, मटर, सरसों, जौ आदि ये सभी आते हैं, तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में हम जानते हैं किसे? कर्नाटक को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन खरी फसल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन खरी फसल नहीं है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खरी फसल के अंतर्गत आलू नहीं आएगा। आलू जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में से ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 47। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, 47।
अगला प्रश्न कि वर्णांता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी को किन रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है और इनमें क्या होता है कि लाल और हरा दोनों रंगों को ये पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रस ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि भारत की प्रभुत्ता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुत्ता किसमें निहित है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की संप्रभुत्ता जो है वो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। अंगीकृत की बात की जा रही है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। इसको हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता ये शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या, समाचार पत्र और संपादक से सुमेलित कीजिए। बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। हिंदू जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक के रूप में जी सुब्रमण्यम अय्यर को जाना जाता है, यानी कि ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। लेकिन बाकी को भी याद रखिएगा। सुधारक की बात करें तो सुधारक के साथ जे.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होगा सी का फर्स्ट के साथ, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। तो अल्लाह रखा खान की अगर हम बात करें तो ये एक तबला वादक है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। एक्चुअली पोर्ट नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कह सकते हैं कोलकाता में स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बुल्स आई शब्द का प्रयोग हम कह सकते हैं कि शूटिंग में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है। कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया। परिवर्तनम शुरू किया क्या, किसके द्वारा। गुजरात के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। इसका शुभारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कि वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया। वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया, तो हम कह सकते हैं डॉक्टर के सिवान। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अरद और कारमेल क्या है जिनका निर्माण मध्य प्रदेश में इजराइल की मदद से किया जाएगा। हाल ही में काफ़ी चर्चा में था अरद और कारमेल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राइफल। ठीक है, राइफल होगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर NS धर्मशक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है। ब्लू इज लाइक ब्लू किन्होंने जीता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को टिक करेंगे।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मिलिंद सोमन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया। विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया यूनेस्को द्वारा, और ये है राजस्थान का जयपुर। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बीते दिनों बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से नवाजा गया। काफ़ी चर्चा में रही थी, वाहिदा रहमान। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट्स करके राइट आंसर बताइए कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।